हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ विमेन यानी महिलाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों के बारे में बात करेंगे। जब भी हम महिला अध्ययन की बात करते हैं उसमें इस टॉपिक का बहुत ही महत्व है, क्योंकि यह उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समृद्धि की ओर इंगित करता है, जो हमारे को महिला वर्ग की स्थिति को समझने में भी सहायक है। अतः प्रॉपर्टी संबंधी या संपत्ति संबंधी अधिकारों का विकास किस प्रकार से हुआ और कैसे आज महिला इस स्थिति में पहुंची है कि वह खुद उत्तराधिकार का अधिकार रखती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। भारत में प्रारंभिक समय से ही स्त्रियों को एक वस्तु के रूप में समझा गया है, या हम चल संपत्ति कह सकते हैं कि रूप में उनको समझा गया। वैदिक काल में भी उन्हें भेंट के रूप में दिया जाता था। कई श्लोकों में हमें उन दानवीर दाताओं के गुण गाते हुए श्लोक मिले हैं जिसमें कन्या को दान के रूप में या भेंट के रूप में दिया गया है। इसका हमें एक बहुत ही बड़ा उदाहरण धर्मराज के द्वारा द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाना और राजा हरिश्चंद्र के द्वारा बनारस के घाट पर अपनी पत्नी को डोम को बेचना। यह उदाहरण बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जो स्त्री को एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है जिसकी खरीद फरोख्त या फिर उसको कहीं पे भी दाव पे भी लगाया जा सकता था, यानी वह एक भेंट के काम में आने वाली वस्तु के रूप में मानी गई थी। प्रथम और द्वितीय सदी में धर्मशास्त्रों ने यह घोषणा कर दी थी कि स्त्री या बच्चे इनमें से कोई भी चीज़ भेंट देने के लिए या फिर दान देने के लिए नहीं बनी हुई है। पर हम यह भी देखते हैं कि पति और पत्नी घर की संपत्ति के जॉइंट ओनर हैं, यानी कि संयुक्त मालिक हैं, और संयुक्त मालिक उनको समझा भी गया है। हम देखते हैं कि शादी के समय में जब फेरे होते हैं उस समय में पति को यह शपथ लेनी होती है कि आर्थिक मामले में वह अपने पत्नी के अधिकारों या उसके हितों का कभी भी उल्लंघन नहीं करेगा। इस संयुक्त स्वामित्व ने स्त्रियों की स्थिति को बहुत ही सुरक्षित हमेशा से ही रखा था। इसके द्वारा उसको सबसे पहले तो यह अधिकार मिला कि वह अपने पति की संपत्ति में 1/3 भाग पर उसका स्वामित्व स्वीकार करा गया था। दूसरा, एक पति की यह ड्यूटी मान ली गई थी कि वह अपनी पत्नी की देखरेख के लिए या उसके घर खर्च की व्यवस्था करे बिना कहीं भी बाहर या किसी यात्रा पर नहीं जा सकता था। तीसरा, यह भी व्यवस्था थी कि अगर पति दूसरी शादी करता है तो उसको अपनी प्रथम पत्नी की देख रेख के लिए या प्रथम पत्नी की व्यवस्था पहले करनी होगी। तो हमारे को इस 3 बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पत्नी को वैदिक काल में संपत्ति का अधिकार भी प्राप्त था कि वह अपने देखरेख के लिए अपने लिए मांग कर सकती थी, और उसको शुरू से ही ये माना गया था कि वह पत्नी के एक अंग के रूप में कार्य कर रही है। पर अगर वह पति के आश्रय में है, यानी पति के साथ में रह रही है, तो वह यह भी प्रावधान बनाया गया था कि उसकी आज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का खर्च वह स्वयं नहीं कर सकती थी। चल संपत्ति जैसे कि आभूषण, महंगे कपड़े के संबंध में तो पति के अधिकार सुरक्षित थे और उसे स्त्री धन भी माना गया था। यहाँ तक कि यह भी माना गया कि जो ब्राइड प्राइस मिलता है, यानी जो उस समय जो विवाह की प्रथा थी कि लड़के वाले लड़की के घर को विवाह करने का एक दुल्हन का कीमत लगाया करते थे, और वह कीमत उन्हें दुल्हन के माता पिता को सौंपनी होती थी। तो जो ब्राइड प्राइस भी उनको धन के रूप में मिलता था, वह भी पिता
पुत्री को ही भेंट कर देता था और जो स्त्री धन के रूप में उसके पास में रहता था। इसी के साथ ही विवाह में जो भी भेंटें आई हुई थी या आती थी, उनको भी स्त्री धन में स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार से शादी के बाद पति जो भी भेंट अपनी पत्नी को देता है, चाहे वह संपत्ति हो या कोई छोटी सी भी वस्तु हो, तो वह भी स्त्री धन में ही मान ली जाती थी। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि याज्ञवल्क्य ने अपनी संपत्ति को दोनों ही अपनी पत्नियों के बीच में बांट दिया था और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस स्त्री धन पर पत्नियों का पूर्ण नियंत्रण होता था और समाज ने भी इसकी मान्यता दे रखी थी। पर इसमें शादी के बाद पति के घर वालों के द्वारा जो भेंटें उसको दी जाती थी, वह भेंटें कभी भी स्त्री धन के रूप में शामिल नहीं की गई। 7वीं सदी तक आते आते हम देखते हैं कि स्त्री धन का क्षेत्र जो था वह और भी ज़्यादा बढ़ गया था। इसमें पति के द्वारा जो देख रेख के लिए पैसा दिया जाता था या आकस्मिक लाभ जो यानी कि पति ने कभी भी स्त्री को जो धन खर्च के लिए दे दिया या उसको स्वयं उसके गृह खर्च के अलावा उसके खर्च के लिए जो दे दिया, जो आकस्मिक लाभ हुआ करता था, वह भी याज्ञवल्क्य ने स्त्री धन में जोड़ दिए थे। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने स्त्री धन के 6 प्रकार बताए हैं। पहला, जो उसको इनहेरिटेड मिलता था, यानी कि विरासत में जो उसको प्राप्त होता था। दूसरा, क्रय, खरीद के द्वारा जो चीज़ें इकट्ठी होती थी, वह भी स्त्री धन, स्त्री जो स्वयं खरीदती थी। विभाजन के द्वारा संपत्ति के बंटवारे में जो हिस्सा पत्नी को प्राप्त होता था, वह भी स्त्री धन में मान लिया जाता था। और संयोग से, यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कभी भी अगर कोई चीज़ भेंट में दी गई है, वह भी स्त्री धन में शामिल हो जाता था। या प्रतिकूल अधिकार से, उसका अधिकार नहीं है, उसको वो चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, परंतु किसी भी एडवर्स कंडीशन में पत्नी को अगर वह धन या भेंट या दान किसी के मार्फत से मिलती थी, तो वह भी स्त्री धन में ही सम्मिलित कर लिया जाता था। तो इस प्रकार से याज्ञवल्क्य ने स्त्रियों की एक आइडेंटिटी क्रिएट कर दी थी और उनको भी यह अधिकार पति की संपत्ति में दे दिया था। परंतु हिंदू विधिवेत्ताओं की इस संदर्भ में कभी भी सोच एक सी नहीं रही। मनु कहता है कि स्त्री धन को भी पति की इच्छा से ही पत्नी को खर्च करना चाहिए। बाद में हिंदू विधिवेत्ताएं जो थे, उन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया। पहला, सौदाइका, यानी जो फ्री गिफ्ट्स माता पिता के द्वारा या पति से जो प्राप्त होते थे, वह पत्नी के पूर्ण नियंत्रण में रहते थे। दूसरा, असौदाइका, यानी फ्री गिफ्ट्स के अलावा जितना भी बाकी का स्त्री धन होता था, जिसे स्त्री अपने से अलग नहीं करती थी वरन पूरे जीवन में उसका उपभोग कर सकती थी, उसको असौदाइका की कैटेगरी में लाया गया है। मगर दोनों ही स्थिति में स्त्री धन पर पत्नी का पूर्ण नियंत्रण रहता था। आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि 7वीं-8वीं सदी में स्त्री को अचल संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार भी मिल गया था। कात्यायन स्त्री को स्त्री धन समेत अचल संपत्ति को बेचने व मॉर्टगेज रखने का अधिकार भी देता है। तो नारद सिर्फ चल संपत्ति, जो कि स्त्री धन के में से ही होती है, उस चल संपत्ति को ही बेचने का अधिकार देता है। और मध्यकाल में हम देखते हैं कि स्त्रियों को चल संपत्ति में से ही बेचने का अधिकार की स्वीकृति मिली। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री धन को हम देखते हैं कि सिर्फ लड़कियों को ही उत्तराधिकार में देने की बात जब की गई, तो वह हिंदू समाज को पसंद नहीं आया और उन्होंने माना कि दोनों, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वह
स्त्री धन के अधिकारी ही होंगे। यानी कि जो सामान बेटे को दिया जाएगा वह बेटी को भी उतना ही हिस्सा प्राप्त होगा, या जो बेटी को दिया जाएगा उतना ही हिस्सा स्त्री धन में से पुत्र को प्राप्त होगा। यानी पुत्र और पुत्री दोनों ही स्त्री धन के उत्तराधिकारी होंगे, और मनु ने भी इसी को ही सही माना। अब हम संपत्ति के अधिकार में उत्तराधिकार व बंटवारा किस प्रकार निश्चित था, इसको हम 3 हेडिंग्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला है पुत्रियों का उत्तराधिकार का अधिकार। अब इसके अंतर्गत भी 2 उपबंध हमारे को मिलते हैं। पुत्रियों को जो उत्तराधिकार संबंधी अधिकार था, वह अगर बिना भाई की पुत्री है तो उसको क्या प्राप्त होगा, और भाई के साथ में जो पुत्री है पिता की, उसको क्या उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। इन 2 सब हेडिंग्स में हम पुत्रियों के उत्तराधिकार का अध्ययन करेंगे। दूसरा है कि विधवाओं का उत्तराधिकार संबंधी क्या अधिकार था, और तीसरा है कि अन्य लड़कियां, जितनी भी अन्य फीमेल्स जो थी, उनका उत्तराधिकार में क्या अधिकार है। अन्य फीमेल्स में माताएं आ जाती हैं स्पेशली, तो उनका क्या अधिकार था। इन 3 हेडिंग्स के अंतर्गत हम संपत्ति संबंधी अधिकार का विवरण पढ़ेंगे। पहला है अब पुत्रियों का उत्तराधिकार का अधिकार। जनरली हम देखें तो यह मान्यता रही है कि एक पुत्र बिना पिता के, एक पत्नी बिना पति के, एक दास बिना मालिक के स्वतंत्र रूप से संपत्ति का अधिकारी कभी भी नहीं हो सकता है। यह मान्यता प्राचीन काल की बात हम कर रहे हैं। जब पुत्र पिता के बिना संपत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता था, तो यही बात पुत्रियों के साथ में भी लागू थी। उत्तर वैदिक साहित्य में कई स्थानों पर यह विचार हमें देखने को मिलता है कि स्त्रियों को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है, ना ही स्त्री उत्तराधिकार को संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए। यह भी मत हमारे को देखने को मिलता है। यही बात पुत्रियों के संदर्भ में भी मानी गई कि अगर स्त्री को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं है तो पुत्रियों को भी उत्तराधिकार का अधिकार नहीं होना चाहिए। पुत्रियों से तो बस यही आशा की गई थी कि जब वधू मूल्य, जो ब्राइड प्राइस होता है, ब्राइड प्राइस के रूप में वह अपने पिता की संपत्ति को ही और बढ़ाने में सहायक हो सकती है। अन्यथा संपत्ति के अधिकार में पुत्रियों को किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं दिया गया। परंतु फिर भी हमारे को कई जगह बहुत कुछ अपवाद भी देखने को मिले हैं। अब हम बिना भाई वाली पुत्री के बारे में बात करेंगे। उत्तराधिकारी के रूप में यह उसका अपना पहला अधिकार था कि वह पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी बने, ना कि पत्नी बने या उसकी विधवा बने। वैदिक युग में पिता ने बेटी या बेटे को दोनों को ही समान माना था, क्योंकि वो यह मानते थे कि एक पुत्र को गोद लेने वाले पुत्र को अपना संपत्ति देने से अच्छा है, यानी कि दत्तक पुत्र को या दूसरे का खून जो है उसको संपत्ति देने से अच्छा है कि वह अपनी स्वयं के पुत्री को ही उत्तराधिकारी के रूप में चले। और यह अधिकार हमारे को 4वीं ईस्वी पूर्व तक दिखाई पड़ता है कि पुत्री को ही उत्तराधिकारी मान लिया गया। थेरी गाथा में हमारे को एक उदाहरण देखने को मिलता है, जहाँ माँ अपनी पुत्री, जिसका नाम सुंदरी है, उसको भिक्षुणी बनने से रोक रही है। वह कहती है कि उसके पिता तो ऑलरेडी भिक्षु बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में संपत्ति कौन लेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि माँ को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया है, वो इनहेरिट नहीं कर सकती थी। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि माँ अपनी पुत्री को कह रही है कि वह विवाह करे
विवाह करके अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करे और पिता की संपत्ति का आहरण करे, क्योंकि वह ही अब एकमात्र उत्तराधिकारी है। इसलिए पुत्री को भिक्षुणी बनना वर्जित है और वह संपत्ति को स्वीकार है। दूसरी ईस्वी पूर्व तक में लड़कियों की शिक्षा चूँकि रोक दी गई थी और शादी जल्दी होने लगी थी, अतः कुछ लोगों ने लड़कियों को उत्तराधिकार का अधिकार देने का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था। आपस्तंभा जो एक ऋषि है, वह कहता है कि पुत्री को तभी विरासत का अधिकार देना चाहिए जब पिता की संपत्ति को संभालने वाला उसके सपिंड में या उन्हीं के कुल में कोई ना हो, या उनका कोई शिक्षक ना हो, या कोई छात्र न हो। ऐसी स्थिति में या 7 पीढ़ी में भी उनके कोई रिश्तेदारी नहीं बची हो, तब भी वो कहता है कि ऐसी स्थिति में पुत्री की बजाय सार्वजनिक हित के लिए संपत्ति को दे देना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखें तो वशिष्ठ मुनि, गौतम मुनि, मनु, इन्होंने कहीं पर भी उत्तराधिकार की लिस्ट जो तैयार करी है, उसमें पुत्री को उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। पर महाभारत को हम देखते हैं कि वह पुत्री के दावे को खारिज करके अन्यों को या अपने सब्सिडियरी जो पुत्र है उसको विरासत देने को गलत मानता है। वह कहता है कि उसे अगर पूरी संपत्ति, पुत्री को अगर पूरी संपत्ति नहीं मिल पा रही है तो कम से कम आधी संपत्ति तो पुत्री को देनी ही चाहिए। कौटिल्य भी कहता है कि पुत्री को एक छोटा सा हिस्सा तो संपत्ति में से देना ही चाहिए। याज्ञवल्क्य मानते हैं कि पुत्र और विधवा के बाद पुत्री को उत्तराधिकारी मान लिया जाए। बृहस्पति और नारद पुत्री को उत्तराधिकार स्वीकार करते हैं। बृहस्पति और नारद पुत्री को पुत्र के जैसे ही माँ बाप की औलाद मानते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि पुत्र के न होने पर पुत्री को संपत्ति का उतना ही अधिकार दिया जाए। जबकि हम देखते हैं कि कात्यायन कहता है कि बिना भाई की पुत्री तभी तक उत्तराधिकारी हो सकती है जब तक उसका विवाह नहीं होता है, परंतु सबने इसका विरोध किया, इसलिए यह बात आगे नहीं बढ़ पाई। 5वीं सदी बाद तो बिना भाई की पुत्री को उत्तराधिकारी सभी ने ही स्वीकार कर लिया था, और मध्यकाल में 13वीं सदी में तो पुत्री को पिता की संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व दिया गया था और वह उत्तराधिकारी मान ली गई थी। इस काल का एक कोल्हापुर में अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जिसमें पिता से प्राप्त अचल संपत्ति में से भूमि का एक टुकड़ा उसकी पुत्री बेचती है। इस प्रकार उसे संपत्ति को बेचने का, मॉर्गेज रखने का सभी का अधिकार प्राप्त हो चुका था। तो इस पार्ट में हम बिना भाई वाली जो पुत्रियां हैं उनकी संपत्ति के अधिकार के बारे में बात करी है। नेक्स्ट में हम भाई वाली पुत्रियों के संदर्भ में क्या संपत्ति का अधिकार था इसके बारे में और अन्यों के बारे में, विधवाओं की संपत्ति के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।